दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल मैंने एक सवाल शुरू किया था, वो मैं दोबारा बताता हूँ। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में मैं जनरल डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ, और जनरल डिसीजन मेकिंग से मेरी मुराद ये है कि बस एक जनरल सा सवाल है, उन स्पेसिफिक टाइप से पहले पहले जो बतानी है, या तो वो मुख्तलिफ ऑप्शन का कंपैरिजन हो सकता है, या फिर वो एक ही काम को करने या ना करने का हाँ या ना हो सकता है। अगर मुख्तलिफ ऑप्शंस का कंपैरिजन है तो हर ऑप्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे और जो बेस्ट ऑप्शन है उसको ऑप्ट कर लेंगे। अगर सारी ऑप्शंस प्रॉफिटेबल हैं तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है, अगर ऑप्शंस ही खर्चों की ऑप्शंस हैं तो जिसमें कम खर्चा है, और अगर एक ही काम को हाँ या ना करने की बात हो रही है तो अगर प्रॉफिटेबल है तो हाँ कर देंगे, नहीं है तो ना कर देंगे। ये डिसीजन मेकिंग यहाँ से मैंने बात शुरू की है। एक सवाल आसान सा कल बोर्ड पे किया था, एक और शुरू किया था, वो पूरा करता हूँ और एक और करता हूँ, फिर मैं स्पेसिफिक टाइप पे चला जाऊँगा। ऑटम 13 कर रहा था मैं कल, पढ़ लीजिए दोबारा। सितंबर 2013, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल का जिक्र इसलिए करता हूं कि आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 2 सितंबर 2013, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिए दोबारा सारा का सारा। बेशक मैंने ऑप्शन 2 कर दी थी, लेकिन फिर भी आप पढ़ लीजिए। मैं करता हूं बोर्ड पे दोबारा। डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस बात की है। अगर एक प्रॉफिटेबल काम की ऑप्शन है तो जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट है वो बेहतर है, यानी एक काम जो है ही कमाने के लिए, और अगर दोनों में लॉसेज हैं तो फिर तो दोनों को छोड़ देंगे। अगर दोनों काम कमाने वाले हैं, दोनों में लॉसेज है, फिर तो दोनों को छोड़ेंगे। तो ये तो सवाल के हिसाब से। हाँ जी, पढ़ लें तो मैं करूँ।
डिजाइन लिमिटेड 2 प्रोडक्ट्स ऑलिव और मिंट बना के बेचते हैं और पहले टेबल में ऑलिव और मिंट का डेटा है। जितनी इस वक्त प्रोडक्शन कैपेसिटी है, अच्छा ये जो हमने डिसीजन मेकिंग शुरू किया ना, इसमें आपका सारा प्रायर नॉलेज कहीं ना कहीं किसी ना किसी शक्ल में टेस्ट हो रहा होगा। डिसीजन मेकिंग और खासतौर पे जनरल डिसीजन मेकिंग। जनरल डिसीजन मेकिंग में बार बार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं कि मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजन बताने हैं, उनके सवाल पहचाने जाते हैं। जैसे एक लिमिटिंग फैक्टर पढ़ाना है आपको, वो सवाल देख के पहचाना जाता है कि ये उस टॉपिक का सवाल है, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन जनरल डिसीजन में उस सवाल को कह रहा हूं जिसमें उनमें से कोई टाइप नहीं है, तो इस पर जरूरी नहीं कि इसका कोई खास पैटर्न भी आपको नजर आए, इसलिए घबराना नहीं है। ये टॉपिक हम एंड पे कर रहे हैं। आपका प्रायर बहुत सारा नॉलेज है। अगर आप ये उम्मीद करते हैं नहीं यहां पर कोई ऐसा पैटर्न होना चाहिए कि हम ये स्टेप फॉलो करें और काम हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जनरल डिसीजन मेकिंग में कह ही उसको रहा हूं कि जिसमें आपको बस कुछ कहा तो है डिसाइड करने को, लेकिन सवाल का डाटा देख के फैसला करना है कि क्या क्या कंसिडर करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो इसमें किसी पैटर्न का इंतजार की उम्मीद में मत रहिएगा कि शायद मैं कोई स्टेप्स बताऊंगा, वो स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे। वो स्टेप्स स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजन में हाँ होंगे, जनरल में नहीं होंगे। ये जो मैं अभी आज 2 सवाल करूंगा, अगर आपको समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आए तो जब स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ डिसीजंस कर करके हम डिसीजन मेकिंग में आगे बढ़ गए होंगे तो हो गई होगी बेहतरी। लेकिन ये मुझे अभी इसलिए कहनी जरूरी है बात कि बच्चे सवालों को देखते हुए सोचते हैं कि ये सवाल में ये स्टेप ऐसे करना है, ये स्टेप ऐसे करना है, कैसे पता ये करना है। तो उसके लिए कोई सेट रूल नहीं है, बस सवाल के हिसाब से सोचना पड़ता है कि क्या करना है। इस सवाल में सिचुएशन ये है कि फारिग टाइम है, कैपेसिटी फारिग है, कुछ किया जा सकता है। अब उस कुछ किए जा सकने में 2 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 2 बताता हूं पहले। ऑप्शन 2 ये है कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दें जो हम बनाएंगे और फिर 380 रुपए का बेचेंगे, लेकिन ऐसा करने में कुछ एक्स्ट्रा फिक्स्ड खर्चे भी होंगे। तो इस ऑप्शन 2 को सॉल्व करते हुए क्या क्या है जो एक्स्ट्रा, जो रेलिवेंट, जो इस ऑप्शन की वजह से हो रहा होगा। इन 80,000 यूनिट्स को बनाने का खर्चा आ रहा होगा, इन 80,000 यूनिट्स को बेचने से सेल आएगी, और ये एडिशनल 32 लाख रुपए खर्च होंगे। इस ऑप्शन में यही कुछ एक्स्ट्रा होगा ना, तो हम ऑप्शन 2 लिख के इन सबको लिख देते हैं। एक तो एसेट्स ये अपने यूनिट्स बेचेंगे तो इन पे कंट्रीब्यूशन आएगी, और ये मैंने कल की थी बात दोबारा कर रहा हूं कि आप सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग लिख दें, लेकिन ज्यादातर डिसीजन मेकिंग हमने कंट्रीब्यूशन लेके चल रहा हूँ, इसलिए कंट्रीब्यूशन लिख रहा हूं मैं। 80,000 इंटू ये कल कैलकुलेट कर दिया था मैंने, 15612, और इस ऑप्शन पे चलने की वजह से कुछ एडिशनल फिक्स कॉस्ट्स आनी है 30। तो इस ऑप्शन की रेलेवेंट इनकम्स और रेलेवेंट एक्सपेंसेस लिखे, और एंड रिजल्ट ये है कि अगर हम इस ऑप्शन पे चले तो प्रॉफिट नजर आ रहा है 28। ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 ये है कि वो जो ऑलिव और मिंट अलग अलग बेचते थे उनका एक सिंगल पैक लॉन्च करते हैं। इसकी मिसाल आप समझ लीजिए जैसे ब्रश और टूथ पेस्ट होता है। ऑलिव और मिंट को आप ब्रश और पेस्ट समझ लें कि बिजनेस पहले ब्रश और पेस्ट अलग अलग बेचता था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इनका एक कॉम्बो पैक अनाउंस करें जिसमें एक ब्रश हो और एक पेस्ट हो। ये ऑप्शन 1 है, इंट्रोड्यूस अ सिंगल पैक ऑफ बोथ दी प्रोडक्ट्स। अगर इस ऑप्शन पे चले तो इनको लगता है कि जो हम दोनों अलग अलग बेचते थे इस पैक की प्राइस कितनी रख पाएंगे, उनकी दोनों के टोटल का 90%। इससे क्या होगा कि हमारी सेल्स बढ़ेंगी, और जो इस वक्त फिक्र थी कि फारिग कैपेसिटी है क्या करें, तो हम उसको यूज कर पाएंगे। लेकिन इससे नुकसान क्या होगा कि जो पहले हम ब्रश और पेस्ट अलग अलग बेचते थे उनकी सेल्स डाउन हो जाएगी। ये ऑप्शन 1 की अंग्रेजी है। तो ऑप्शन 1 में जो जो होगा, जो जो रेलेवेंट है वो लिख लेते हैं। एक तो रेलेवेंट बात यह है कि हम इस सिंगल पैक पे जो बेच के कमाएंगे
कितने बेच लेंगे? हाँ जी, कितने पैक्स बेच लेंगे? बताया हुआ है। जैसे सालसा में कहा था 80,000 यूनिट्स बेचेंगे, नहीं चले छोड़ देते हैं, वर्किंग कर लेंगे। एक पे कितने रुपए कमा लेंगे? नहीं बताया, निकाल लेते हैं। एक पे हम कितना कंट्रीब्यूशन कमा लेंगे? देखिए ऑलिव क्या है? मिंट और सिंगल पैक। ऑलिव कितने का बेचते हैं? मिंट कितने का बेचते हैं? 5। तो पैक कितने का बेच लेंगे? दोनों को मिला के 90%। ये अभी पेज एक बांटा है, जिसको नाम मिला हो बताइए। यहाँ कहीं खत्म हो गए पेजेस? कहाँ खत्म हुए आपके? इधर खत्म हो गए पेज। अब इस दोनों लाइन को नहीं मिला? मिल गए? 1 2 मेरा ख्याल 4 5 हाथ उठाए, कितने लोगों को नहीं मिला पेज? 1 2 3 4 5 बस 6 7 नहीं मिले। डबल 179 सेल प्राइस। सेल प्राइस ओके। अच्छा, मैं यहाँ कंट्रीब्यूशन जो लिख रहा हूँ ना, मुझे अभी ही इसको बता दीजिए, ये कंट्रीब्यूशन क्यों लिखा है यहाँ पर? ये बात ओके है या नहीं है? मैंने कहा था कि अगर वो जो क्वीन कॉर्प का सवाल किया था, मैं ऐसे भी कर सकता था। मैंने उसमें सेल लिखी थी अलग लाइन, मटेरियल अलग लिखा था, लेबर, वेरिएबल, ओवरहेड सब अलग अलग लिखे थे। हम इन सब की पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल के भी 4000 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। यही काम बस यहाँ कर रहा हूँ मैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग के सवालों में नॉर्मली आप देखेंगे हम कंट्रीब्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हुआ करेंगे, इसलिए मैंने शुरू से ही इसकी आदत डालने के लिए यहाँ लिख लिया। अगर नहीं कंट्रीब्यूशन ठीक लग रहा तो 80,000 यूनिट्स इंटू सेल प्राइस, सेल्स आ जाएंगी। 80,000 यूनिट्स इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएंगे। फिर माइनस करके निकाल लेना, तब भी यही निकलेगा। कंट्रीब्यूशन बुरा लगाओ किसी को? कंट्रीब्यूशन निकालते हैं इसका। कंट्रीब्यूशन होता है सेल प्राइस में से वेरिएबल खर्चे माइनस। तो इनके वेरिएबल खर्चे क्या क्या हैं? एक तो प्रोडक्शन की कॉस्ट दी हुई है, कितनी? 520 इसकी है, 430 इसकी है, और एक सेलिंग कॉस्ट दी हुई है, 40 इसकी है और 20 इसकी है। ये सवाल में बताया नहीं कि जो सिंगल पैक होगा उसकी कॉस्ट क्या पड़ेगी, ये नहीं बताया। सेल प्राइस बताई हुई है, तो उसकी कॉस्ट ही कोई नहीं होगी। आप ना ऑलिव मिंट की जगह मैंने कहा ब्रश और पेस्ट रख के देखें तो बात को विजुलाइज करना आसान होगा। हम एक ब्रश बना के बेचते हैं इतने का, और इतने का खुद कॉस्ट करता है। एक पेस्ट इतने का बेचते हैं, इतने का खुद कॉस्ट करता है। अब हम एक जंबो पैक कम्बो पैक बना के बेच रहे हैं जिसमें ब्रश पेस्ट दोनों हैं, वो इतने का बिकेगा, बता दिया। कॉस्ट कितना करेगा ये तो नहीं बताया। उतना कितना? जितना इन दोनों का सम, क्योंकि अगर कुछ डिफरेंट होता तो बता देते। अब लॉजिकल बात है, जब इन दोनों को मिला के एक पैकेट में डाल रहे हैं तो खर्चे भी दोनों के कंबाइंड आ जाएंगे। 950 और 60। तो ये जो हमने सिंगल पैक्स बेचने हैं, हर एक पे हमें इतने कंट्रीब्यूशन होना है। मल्टीप्लाई किससे कर लें? जितने पैक्स बेच लेंगे, नहीं बताया, ढूंढना पड़ेगा। जितने पैक्स बेच लेंगे उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इस ऑप्शन 1 पे चलने का कुछ रेलिवेंट लग रहा है इसकी वजह से जी, इसकी वजह से वो जो ऑलिव और मिंट अलग अलग बेचते थे वो अब नहीं बेच पाएंगे। जैसे कल क्वीन कॉर्प वाले में जो सेल प्राइस सस्ती हो रही थी उसको हमने कॉस्ट लिखा था, तो इस सिंगल पैक बेचने की वजह से हम जो ऑलिव और मिंट बेचा करते थे उनमें कितनी कमी आ जाएगी, तो वो एक रेलिवेंट कॉस्ट होगी। क्या रेलिवेंट होगा उसमें से? जो उसका कंट्रीब्यूशन कमाना था। देखिए, हमने एक ऑलिव बेच के इतना कमाना था, एक मिंट बेच के इतना कमाना था,
तो अगर हम नहीं बेच सकेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या पड़ रही है? ये जो कमाना था ये जाया हो रहा है। कल आपको मैंने पॉइंट लिखवाया था कि हमें एक इनफ्लो होना था, इस जॉब की वजह से नहीं हो सकेगा। तो हमें ये सिंगल पैक बेचने से क्या नुकसान पहुंच रहा है? वो जो ऑलिव और मिंट बेचने थे, इतना कमाना था, वो नहीं कमा सकेंगे, तो कंट्रीब्यूशन जाया हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारी ये कंट्रीब्यूशन हो जाएगी लॉस्ट। कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं समझेगी। हम यहां से रुपए कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हमने ऑप्शन 1 का कदम उठाया तो क्या क्या रेलेवेंट इनकम एक्सपेंस है ये लिख रहे हैं, और इन सब का नेट अगर एक प्रॉफिट निकला तो ऑप्शन 1 और 2 में से कौन सी बेहतर होगी? तो हम यहां पर ऑप्शन 1 से जुड़ा हुआ जो भी एक्सपेंस इनकम रेलेवेंट है वो लिखने लगे। अगर ऑप्शन 1 ना होती तो ऑलिव और मिंट बेचते थे, ऑप्शन 1 की वजह से क्या होगा? ऑलिव और मिंट नहीं बेच पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बेच पाएंगे। जितने नहीं बेच सकेंगे वो हुए ना रेलेवेंट। तो जितने नहीं बेच सकेंगे उनके अगर हम यूनिट्स निकाल लें तो उन यूनिट्स को यहां माइनस कर दो, उनकी कंट्रीब्यूशन को माइनस करूंगा। तो ये वो कंट्रीब्यूशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, कितने नहीं बेच पाएंगे? चले ब्रैकेट में करता हूं। ऑलिव कितने बेचते थे पहले? ऊपर टेबल में दिए हुए ना 1, तो अब हम इतने नहीं बेच सकेंगे। इसी तरह मिंट कितने बेचते थे? तो इतने नहीं बेच सकेंगे। बस जो आंसर है वो यहां से माइनस कर दो। ये तो यूनिट्स है ना, इनटू। तो ऑप्शन 1 पे चलने की वजह से ऑलिव और मिंट जो नहीं बेच पाएंगे वो एक रेलिवेंट कॉस्ट है। 432027 बस। कहां पर करता हूं ना, अभी करता हूं वर्किंग 3 जी। अच्छा, मैंने यहां पर कंट्रीब्यूशन क्यों यूज की उसकी भी वजह दोबारा बताता हूं। अगर हम ऑलिव नहीं बेचेंगे तो फिर भी बनाते जाएंगे, बना के रखते जाएंगे, फिर क्लोजिंग। अगर ये बिकेंगे ही नहीं तो बनाए नहीं करेंगे ना। जब इनको बनाएंगे ही नहीं तो पैसा जो आना था वो नहीं आएगा, और जो पैसा जाना था वो नहीं जाएगा। दोबारा सुने, कंट्रीब्यूशन क्यों लिया उसकी वजह बता रहा हूं। अगर हम ये कितने बने, ये कितने यूनिट्स हुए? 21,000 कुछ। ये 21,000 यूनिट्स जो ऑप्शन 1 की वजह से अब नहीं बन सकेंगे, बनने थे या वैसे भी नहीं बनने थे? बनने थे। अगर बनने थे तो बिकने थे और इतना पैसा इन होना था। अब नहीं होगा, ठीक है। बनने थे तो इतना पैसा खर्च होना था, अब नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, हर लिहाज से ही ना, हर लिहाज से ही। ये कंट्रीब्यूशन वाली बात दोबारा कोशिश करता हूं। मैंने यहां पर 200 रुपए और 100 रुपए इसलिए यूज किए कि जितने यूनिट्स अब हम नहीं बनाएंगे तो उनको बनाने का खर्चा भी तो नहीं होगा ना, या वो होगा? अब तो वो जो खर्चा होना था वो सेव्ड, और बेचेंगे भी नहीं तो जो इनफ्लो आना था। तो इसलिए जितने यूनिट्स हम नहीं बना सका करेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन लॉस हुआ करेगी। ये कितना है? 560। अगर हम ऑलिव बना के बेचते तो कितना इनफ्लो होता? अब नहीं होगा। बनाते तो कितना खर्च होता? अब बनाएंगे तो 560 खर्च होगा? नहीं। रेलिवेंट खर्चा, रेलिवेंट इनकम, हम उस 200 को एज अ कॉस्ट ले रहे हैं।
अब भी नहीं सही, इससे ज्यादा सौदा नहीं मेरे पास बेचने को। 200 वाली बात नहीं समझ आई। तो जब भी हमने किसी भी एक्शन की वजह से कुछ यूनिट्स जो नहीं बेच पा रहे, तो उसका रेलिवेंट क्या होगा? उससे जो कंट्रीब्यूशन आना था वो नहीं आएगा, वो रेलिवेंट कॉस्ट है। इसलिए मैंने यहां 200 और 100 रुपए इस्तेमाल किए। जब किसी एक्शन की वजह से हम कुछ यूनिट्स नहीं बेच सकेंगे तो उनकी रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? उनका कंट्रीब्यूशन लॉस्ट। ठीक है, चलूं आगे। ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट आ गया। और ऑप्शन 1 में क्या क्या रेलिवेंट लग रहा है? हाँ, मैंने वर्किंग 3 नहीं की हुई। वर्किंग 3 में क्या लिखना है? यहां भी जितने यूनिट्स जितने पैक होंगे ये लिखना है अभी। और ऑप्शन 1 में क्या पढ़ के रेलिवेंट लग रहा है, और इसकी वजह से कौन सा खर्चा होना था नहीं होगा, कौन सा खर्चा एक्स्ट्रा होगा, कौन सी इनकम होनी थी नहीं होगी, कौन सी एक्स्ट्रा इनकम होगी। ऑप्शन 1 में कुछ और, बस यही है। तो अब अगर मैंने यूनिट लिख लिया यहां पर बस, तो इसका एंड आंसर आ जाएगा। यहां तक इसकी अप्रोच, और खासतौर पर ये जो मैंने यहां से लेस किया, इसको बेटा फिर देख लीजिए। इसमें कुछ पूछना है तो पूछिए। चलो, कुछ नहीं पूछना। नंबर ऑफ पैक्स कितने बेच लेंगे ये निकालता हूं। अगर इस क्लास के अंदर कुछ सीट्स खाली हैं और मजीद क्लास के स्टूडेंट्स को यहां बिठाना है, तो कितने स्टूडेंट्स बिठाए जा सकते हैं? अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लास भरनी है। ऑब्जेक्टिव क्लास भरनी है। कितने बच्चे बिठाए जा सकते हैं? जितनी सीट्स खाली हैं। इस बात पे आप में से कुछ बच्चे बुरा मना जाएंगे और वो उठ के चले जाएंगे। मैं ऑब्जेक्टिव रिपीट कर रहा हूं, क्लास भरनी है। अभी इस वक्त कुछ सीट्स खाली हैं और मजीद बच्चे बिठाने हैं, तो अभी कितने बच्चे बिठा सकते हैं? जितनी सीट्स खाली हैं। लेकिन अगर ऐसा किया तो आप में से ही कुछ बच्चे उठ के चले जाएंगे, तो वो भी खाली होंगी, यानी वो भी भर सकती हैं। तो जितनी सीटें अभी खाली हैं वो भी भरने के लिए गुंजाइश है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है? क्लास भरनी है। जितनी अभी खाली हैं वो भी अवेलेबल है, और जो इसकी वजह से और खाली होंगी वो भी भरनी है। तो अभी इस वक्त प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी टोटल यूनिट्स बनाने की गुंजाइश है कितनी? क्लास में कह लें टोटल जगह है कितनी? 120 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 75%। ये क्या किया? जितने यूनिट्स अभी बनते हैं, जितनी सीट्स अभी भरी हुई हैं, वो टोटल का 75% है। तो टोटल कितनी है? 360। है जी। दोबारा, ये जो 120 और 150 दिए हुए हैं, ये सवाल में गिवन है। ये हैं ऑलिव और मिंट के जो यूनिट्स बनाए, और इस टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि अभी इस वक्त कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का कितना इस्तेमाल कर रही है? 75%। इसका मतलब होता है कि अगर 100 यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी है तो बिजनेस बस 75 यूनिट्स बनाता है। ये मतलब है इस बात का। तो ये 75 यूनिट्स हैं, तो टोटल कितना होगा? इसको 75 से क्रॉस कर लिया। ये क्यों टोटल निकाल ही क्यों रहे हैं हम लोग? क्यों निकाल रहे हैं ये टोटल? क्योंकि इन ऑर्डर टू यूटिलाइज द स्पेयर कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, ये सारा टॉपिक, ये सवाल हो इसलिए रहा है कि मैनेजमेंट इस स्पेयर कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाह रही, तो पता तो चले कितनी स्पेयर है, इसलिए हमने पहले टोटल कैपेसिटी निकाली। ये मैं वर्किंग क्या कर रहा हूं, क्या करेंगे इससे हम, कि हम कितने ब्रश और पेस्ट बेच पाएंगे, फिर कितने वो कंबाइंड पैक्स बेच पाएंगे, इतने टोटल यूनिट्स बन सकते हैं। इतने पैक्स नहीं, इतने यूनिट्स, क्योंकि ऑलिव के इतने यूनिट्स हैं, बिंट के इतने यूनिट्स हैं, तो इतने टोटल यूनिट्स बन सकते हैं। पैक्स कितने बनाएंगे? दो तरीकों से कैलकुलेट करके देता हूं, दोनों में से जो आसान लगे। जिन्होंने उठ के जाना है वो भी चले जाएं, आप में से नहीं मिसाल दे रहा हूं, वो भी चले जाएं। फिर जो सीटें खाली रह जाएं उतने और बिठा लेंगे, तो टोटल सीटें 360 थी। इनमें से नहीं, मैंने उल्टा बोल दिया। जिन्होंने उठ के जाना चले जाएं, जितने बाकी रह जाएं वो माइनस कर दें, तो बाकी खाली सीटें रह गई। जिन्होंने उठ के जाना है चले जाएं, जो बाकी रह जाएं वो माइनस कर लें। तो ऑलिव और मिंट तो हम बना लें ना, कितने कितने बना लें? जितने पहले बनाते थे उतने ही बना लेंगे। अब
इतने बनाएंगे, क्यों? 98 मिंट अब कितने बनाएंगे? 1 2 3। जिन्होंने जाना था चले गए, इतने बैठे रह गए। अब देखते हैं कितनी सीटें खाली हैं। इतनी सीट खाली है, क्योंकि सारी मेहनत का ऑब्जेक्टिव क्या था? टू यूटिलाइज दी स्पेयर कैपेसिटी। तो हमने ऑप्शन 1 ये सोची कि अब फारिग तो है ही, तो क्यों ना मजीद यूनिट्स बना के बेचें। तो हम कितने यूनिट्स और बना लेंगे अब? 138,600। अच्छा 138,600 पैक्स बना लेंगे, यूनिट्स। पैक्स कितने बना लेंगे? इसका हाफ। क्यों? क्योंकि एक डब्बे में 2 यूनिट्स डालने हमने, तो नंबर ऑफ पैक्स बना लेंगे हम इसका आधा। 138,600 डिवाइडेड बाय 2। वन 2 4 6 अच्छा यही वर्किंग और एक और तरीके से बताता हूं, अगर कोई जानना चाहे तो। एक और बता रहा हूं, डिफरेंट एंगल से चीजें बताता हूं, अगर ठीक लगे तो सही है, नहीं तो इग्नोर कर देना। जितनी स्पेयर कैपेसिटी है उसी में हम ये पैक्स बनाएंगे ना। तो अभी इस वक्त जितनी क्लास में सीटें खाली हैं वो तो है ही हैं, प्लस जो लोग उठ के जाएंगे वो भी सीटें खाली हो जाएंगी। तो अभी खाली कितनी है? अभी खाली हैं 360 में से 90,000 अभी खाली हैं, लेकिन मजीद खाली हो जाएंगी। कैसे? जब ऑलिव के 120 के 18 नहीं बनेंगे, जब मिंट के 1.5 लाख के 18 नहीं बनेंगे, तो अगर ये किसी को समझ आता हो तो ऐसे भी हो सकता है। नहीं अलग-अलग क्या, हमने बेचना ही पैक है, हमने बेचना ही पैक है। ये ब्रैकेट में क्या लिखना है इधर? नंबर ऑफ पैक्स। तो एक पैक में 2 यूनिट्स डालने हैं, तो हम इतने यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन उनको कितने डब्बों में डालेंगे? इतने डब्बों में, क्योंकि एक में 2 यूनिट्स डालने हैं। अजम्पशन क्या ली थी? हाँ दोनों को ऐड कर दिया था, सही है। क्यों करते? कहा है कि प्राइस सस्ती कर देंगे क्योंकि हमने बेचना है। ये कैसे पता कि हमें पड़ेगा भी सस्ते में? वो हमने 2 चीजें अलग अलग बनानी थी, अलग अलग बेचनी थी। अब बनाएंगे तो अलग, इकट्ठे बेचेंगे तो उस इकट्ठे बेचने से कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्या? तो इसलिए सिर्फ सेल प्राइस कम करने का कहा था, सेल प्राइस कम कर दी।
कितना पता नहीं ना, पता नहीं पता ना, क्या पता हम किसी को कमीशन देते हो, क्या पता ये चीज़ों वजन के एतबार से कोरियर होती हूँ, तो वजन तो भी उतना ही रहेगा। हमें नहीं पता ना कि उस पैकिंग के ऊपर कितना खर्चा आता था। हाँ जी, ऑटम 13 क्वेश्चन 2 डन। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात समझ लें, इस सवाल के हवाले से तो खैर नहीं, रिमेनिंग कोर्स और डिसीजन मेकिंग के हवाले से। इस सवाल में बताएं, कुछ पूछना था? क्या बनेगा? हाँ, अच्छा, ये एक सवाल है और भी किसी के ध्यान में हो सकता है। मिंट का प्लांट अलग है और ऑलिव का अलग है? हाँ जी, कहीं ऐसी बात की है? नहीं। और अगर हमने ऑलिव और मिंट दोनों बनाने हैं और उसी प्लांट में ही कैपेसिटी मौजूद है, वहीं से दोनों बनाने हैं, तो एक ही प्लांट से चाहे ऑलिव बना लें चाहे मिंट बना लें। पहले तो इस जुमले पे इख्तलाफ है, तो बताएं, है इख्तलाफ? नहीं। अच्छा, अब मैं मिसाल अपनी दोबारा बताता हूँ। इस रूम में जितनी सीटिंग कैपेसिटी है, जितनी खाली सीटें अभी भी हैं और स्टूडेंट्स बिठाने हैं, और एग्जिस्टिंग में से भी कुछ उठ जाएंगे, तो टोटल कितने नए स्टूडेंट्स बिठा सकते हैं? जितनी पहले जगह खाली थी जितनी मजीद हो जाएगी, या ऐसे कह लें कि जितनी टोटल सीट्स हैं माइनस जितने अब बैठे रह गए तो और नए बिठा सकते हैं। अब जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं वो हैं तो मेल और फीमेल, लेकिन जब क्लास की कैपेसिटी की बात हो रही है तो एक स्टूडेंट की बात हो रही है ना। अभी इस वक्त अगर क्लास में 25 फीमेल्स और 75 मेल्स हैं, तो बात तो है सीटिंग कैपेसिटी की, तो इसका मतलब है ये जब भी 25-75 की रेशो में ही रह सकते हैं या चेंज हो सकते हैं, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी एक है। या तो होना कि इस रूम में डिवाइड इस तरह से हुआ हो कि ये सेक्शन सिर्फ बॉयज के बैठने के लिए, ये सेक्शन सिर्फ गर्ल्स के बैठने के लिए, फिर तो कैपेसिटी ही अलग अलग तरह की चीज हो गई। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, इस रूम में 120 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, इन्हीं बेंचेस पे 120 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सब गर्ल्स खत्म होकर बॉयज 120 बैठ सके? या नहीं हो सकता है ना, क्योंकि सीटिंग कैपेसिटी सबके लिए एक है। ये कैसे पता सबके लिए एक है? क्योंकि कोई फर्क नहीं बताई बात। तो इस प्लांट में ये तो कहीं बात नहीं की कि हम जितने ऑलिव बनाते थे उससे ज्यादा बना ही नहीं सकते। कैपेसिटी मौजूद है कि इतने यूनिट्स बना सकते हैं। अब चाहे ये सारे ऑलिव हो, चाहे ये सारे मिंट हो, चाहे आधे मिंट हो आधे ऑलिव, तो इसलिए हमारे पास इतने टोटल यूनिट्स की कैपेसिटी मौजूद है। बेशक हम पहले ऑलिव और मिंट बराबर बराबर नहीं बनाया करते, लेकिन अब तो बराबर ही बनाएंगे कि नहीं? देखिए, पहले हम ऑलिव और मिंट बराबर बना के बेचते थे नहीं, क्योंकि अलग अलग डिमांड है। लेकिन अब हमने बनाना ही सिंगल पैक है, तो अब तो बराबर ही बनाने पड़ेंगे ना। या एक पैक में 2 ऑलिव डाल दें, 2 मिंट डाल दें, अब तो सिंगल पैक ऑफ ईच है। तो अब तो हमें जितने भी यूनिट्स बनाने हैं पैक में एक एक ही डालना पड़ेगा, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 किया है। ये जो 98,400 और 123 है, ये देखो, पहले 120 बना के ऑलिव अलग बेचते थे, अब वो 120 की बजाय 98,400 बना के अलग बेचा करेंगे। पहले हम 1.5 लाख मिंट बना के बेचते थे, अब इतने अलग बेचा करेंगे। ये दोनों अभी भी अलग अलग सेल होंगे, इतने पैक्स भी सेल होंगे। पैक बनाने से ये जो पहले दोनों अलग अलग बेचा करते थे वो भी बराबर बराबर नहीं हो जाएंगे। मुझे नहीं लगा मैं बात समझा पा रहा हूं। ऑलिव और मिंट दोनों की अलग तादाद है, इनकी अलग डिमांड थी, वो अब भी अलग अलग ही बिकेंगे। हम बात ही सिर्फ उनकी कर रहे हैं जो कंबाइंड पैक्स बेचने हैं, उसमें दोनों के एक एक होने हैं। अच्छा, अब आप लोगों के लिए भी, ये जो आप यहां सामने बैठे हुए लोग हैं जिनका अभी जून खत्म हो रहा है, और ऑनलाइन वाले भी, देखें, ये तो बात, ये थोड़ा हौसला बढ़ाने के लिए भी बात कर रहा हूं और थोड़ा सा हौसला घटाने के लिए भी, फिक्रमंद भी कर रहा हूं आपको। ये पहले दिन से ही कभी भी नहीं कहा मैंने आपको कि कॉस्ट आसान है, ये बात कभी भी आपके सामने नहीं की गई। कॉस्ट मुश्किल है। अब उसमें कुछ बच्चों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग ना कहूँ तो ऐसे कह लूँ कि उन्होंने खुद से ही अपनी कुछ कैलकुलेशंस की होती हैं, और अगर वो कैलकुलेशंस मीट नहीं हो पाएंगी तो उनको लगेगा कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है।
जैसे बच्चा खुद से कैलकुलेट कर लेता है कि हर सब्जेक्ट की हर क्लास में बराबर पढ़ाया जाएगा, ये हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट जितनी मुश्किल चीज पहले लेक्चर में सीखें उतनी ही मुश्किल चीज आखिरी लेक्चर में सीखें। ये नहीं हो, यानी स्ट्रेट लाइन पे फैला हुआ नहीं हो सकता सिलेबस। आप जब बिल्कुल जीरो थे तो कुछ चीजों में आपको बेसिक स्किल्स जगाने की जरूरत थी। हो सकता है कि जो चीज मैंने कोर्स के शुरू के अंदर 4 क्लासेस में बताई होती, अगर वही चीज एंड पे बताता तो शायद 5 मिनट में बता लेता। आप एग्जाम्स की तैयारी करते हुए इस बात को गौर करिएगा कि जब आप कोई सिलेबस बिल्कुल शुरू के अंदर, क्लासेस शुरू के अंदर घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो बार बार पढ़ के भी वो बात उस तरह से समझ नहीं आ रही होती जो आखिरी एग्जाम में नाश्ते की टेबल पे बैठ के ऐसे ऐसे पलटने में नजर आ रही होती। तो क्या आइंदा कोई आखिर में कोई नया स्किल आ जाता है? आप उस सब्जेक्ट में इतने आगे बढ़ चुके होते हैं कि कई बेसिक चीजें अब आपको आसानी से समझ आने लग जाती हैं। तो इसलिए एक तो बात ये कि मैंने नहीं कहा कॉस्ट आसान है, कॉस्ट मुश्किल है। दूसरी बात, आप ये नहीं बांट सकते कि जिस तरह से किसी एक मुश्किल चीज को शुरू में कराने में 10 लेक्चर लगते थे अब भी 10 लगने चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब आप पे इंप्रूवमेंट आ रही है, अब आप पे एबिलिटी टू एब्जॉर्ब बढ़ती चली जा रही है, अब आपके अंदर स्किल बढ़ रहा है, तो ये यकीनन फर्क बनना था आगे जाके। तीसरी बात, ये नहीं हो सकता कि डिसीजन मेकिंग में शुरू में करा दूं, ये नहीं हो सकता। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग अब आके पढ़ानी थी तो प्राइमरी से पढ़ना शुरू कर देते कि चलो अब आके जो पढ़नी है प्राइमरी, भाई नहीं थे आप उस काबिल। तो इसलिए जो टॉपिक्स जिस तरतीब से पढ़ाए जा रहे हैं वो उस तरतीब से ही हो सकते थे। ये बातें मुझे इसलिए जरूरी लग रही है बतानी क्योंकि आखिरी महीने में ना आके बच्चों के जज्बात थोड़े बिखर रहे होते हैं, तो वो आखिर में आके अपना सब्जेक्ट गिरा लेते हैं। मुझे इसलिए ये बात आपको समझानी पड़ रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग मुश्किल है, हर क्लास सेम नहीं हो सकती, मुश्किल चैप्टर एंड पे ही होने थे। जब तक आप इन चीजों को मेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, आप इस महीने में मुश्किलों को पढ़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, आप हिम्मत हारना शुरू कर देंगे। जैसे अभी जो मैंने सवाल किया है, आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे, कई 2-4 नहीं, काफी ऐसे होंगे जिनको कुछ नहीं पता चला सामने हुआ क्या है। आई एम श्योर कि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ पता ही नहीं चला कि सामने बोर्ड पे हुआ क्या है, क्योंकि वो ये इंतजार आखिरी वक्त तक करते रह गए कि शायद कोई स्टेप्स होंगे, सर कोई स्टेप्स बताएंगे, शायद प्रोसेस कॉस्टिंग की तरह फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से बात शुरू होगी, करते करते 25 सवाल करेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को करने के काबिल होंगे। बेटे नहीं हो सकता इस तरह 3 महीने के कोर्स के अंदर। अब आप जितना अब तक पढ़ रहे थे, मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको उठाना था, उससे प्रोसेस कॉस्टिंग से उठाना था। उससे पहले आपकी जो हालत थी वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है, क्योंकि रिजल्ट से पहले ना आप ढंग से पढ़ते हैं ना आपको समझ आ रही होती है। अभी तो खैर काफी सारे बच्चे AFC पास है ना, अभी तो रिजल्ट था भी नहीं कईयों का, लेकिन रिजल्ट के बाद आस्ता आस्ता लोग सीरियस होना शुरू होते हैं। जैसे जैसे महीना 1.5 महीना गुजरता है फिर लोगों को रियलाइज होता है कि हमने पढ़ना है। तो मुझे आपको प्रोसेस से उठाना था, चूंकि वहां से हाथ पकड़ के उठाना था, तो जो प्रोसेस की स्ट्रेटजी मेरी थी वो हर चैप्टर में हो नहीं सकती। साल का कोर्स नहीं पढ़ रहे हम लोग, हमें कोर्स खत्म करना होता है जुलाई एंड के अंदर। तो इसलिए स्ट्रेटजीज ने बदलना है, चीजों ने मुश्किल होना है। ऑल आई वांट फ्रॉम यू कि आप पुरानों की बेस पे स्टैंडर्ड ना बना लें कि अगर पहले एक चैप्टर पे सर 15 एग्जांपल्स कराते थे तो अब भी 15 कराएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, अब आप बेहतर हो रहे हैं, बस अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखें। जो कुछ नया सीखने को मिल रहा है कोशिश करते रहें। हिम्मत हार गए तो गई कॉस्ट, हिम्मत नहीं हारनी। बस सिर्फ इस पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन यह है कि हिम्मत नहीं हारनी, बस चलते रहें साथ साथ। ज्यादा क्लासेस हो रही हैं तो हो रही है, मैं कौन सा लतीफे सुना सुना के क्लास गुजार देता हूं। हम कौन सा ऐसा करते हैं कि चलो आज पढ़ने का मूड नहीं था, सियासत पे बात करते हैं। अब आज क्या 80 क्लासेस हो गई, कितनी क्लासेस ऐसी होंगी बीच में जो मैं आपसे सियासत पे बातें कर करके गुजार गया? मेरे ख्याल में शायद एक के अलावा कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो अगर सारा कुछ आपकी पढ़ाई के लिए ही गुजरा है और आगे भी वो पढ़ाई के लिए क्लासेस गुजरनी है, तो ये आपके भले के लिए मेहनत हो रही है जो होनी है। बस आपने अगर एंड पे आके हिम्मत छोड़ दी ना तो फिर नहीं संभलेगी कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि अभी टॉपिक्स मुश्किल रहते हैं आगे, अभी और हैं मुश्किल टॉपिक्स। तैयार हैं? तो इसमें से जितना जिसको जितना समझ आया उस पर सबक शुक्र करके आगे चलते जाएं। जी 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 बताने लगो। ये मैंने मार्कर उठाए, ये देखो। ये अब आपने इन ऑप्शन 1 2 सॉल्व करने के बाद सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? क्या जी? समझ नहीं आई। ये वाला टॉपिक किसको कह रहे हैं आप? लेकिन डिसीजन मेकिंग सिर्फ ये नहीं है ना, अब चल रही है बात आगे। अब आप इसका कंक्लूजन भी बताएंगे। कंक्लूजन क्या बताएं हम कहेंगे कि ऑप्शन 2 जो है, मिटा दी मैंने, ऑप्शन 2 ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए ऑप्शन 2 को अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये कंक्लूजन भी बताना है।
बाकी आप डिसीजन मेकिंग में चलते जाइए आगे, इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगी जितनी शुरू में आप घबरा रहे होंगे, ये बेहतरी होती जाएगी, बस चलते जाइए यकीन करके आगे, हिम्मत नहीं हारनी, बस चलते जाएं साथ साथ। एक लेबर के सवाल पे वापस आते हैं जी। मैंने लेबर का एक सवाल छोड़ा था, लेबर का, कि जब डिसीजन मेकिंग कराऊंगा तो वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल का क्वेश्चन है। लेबर के नोट्स हैं तो उन पे आ जाए। नहीं है जी? जी है ना। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खैर है, अटेम्प्ट बता देता हूं ना, है लेबर के नोट्स में अटेम्प्ट बता देता हूं। ऑटम 9, ठीक है, नहीं है लेबर के नोट, कोई बात नहीं। ऑटम 2009 क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। सितंबर 2009 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। अच्छा, अभी भी बिला वजह ग्रुप में शेयर ना करते फिर लेबर के नोट्स, बता दिया ना, बस आप सितंबर 9 में आ जाएं जी। सितंबर 9 में क्वेश्चन 6 एक ही है, 2-4 नहीं है, एक ही है। तो अगर उसका नाम टॉय लिमिटेड है तो हाँ टॉय लिमिटेड ही है। सितंबर 2009 क्वेश्चन नंबर 6 टॉय लिमिटेड के नाम से होगा, ये पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। और इसी का ही एक वर्जन रीसेंट अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था, वो होमवर्क है, उसका सोल्यूशन अपने फॉर्मेट पे आपको बना के दिया, अपना फॉर्मेट जैसे करूंगा वैसे ही बना के दिया है, तो वो आज का होमवर्क है। अभी आप सवाल पढ़ लीजिए, मैं बोर्ड पे करता हूं। इसी का ही एक तकरीबन मिलता जुलता वर्जन इस अटेम्प्ट में टेस्ट हुआ था, स्प्रिंग 22। सोल्यूशन दिया आपको, क्या है? स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन 3, ये होमवर्क है। इसी जैसा सवाल है जो बोर्ड पे करने लगा ना, इसी जैसा सवाल है। अच्छा, आप देखिए कहां ऑटम 9 अब स्प्रिंग 22 में कॉपी हो गया वो। इससे पहले भी इस तरह के हम सवाल कर चुके हैं, तो इसलिए पास्ट पेपर्स ही पे मेरा फोकस होता है सारा। मैंने आपको मेजॉरिटी प्रैक्टिस सारी पास्ट पेपर से ही कराई है, तो सेम कॉपी हुआ है जी। सवाल पढ़ना है, सारा पढ़ लिया।
हाँ जी पढ़ लें तो मैं करूँ डिस्कस। पढ़ लिया। एक प्रोडक्ट का डाटा दिया हुआ है, टॉय लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, और अभी उसकी पर यूनिट कॉस्ट ये है जो ऊपर टेबल में बताई गई है। एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज 1 लाख। अभी इस वक्त हमें 1 लाख यूनिट्स साल के चाहिए होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट को लग रहा है कि लेबर को सही काम कर नहीं रही है। द मैनेजमेंट हैज बीन डीपली कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स लेबर एंड इट हैज बीन विटनेसिंग वेरियस इनएफिशिएंसीज। लेबर एफिशिएंटली काम नहीं कर रहे। इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट होगा कोई, उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की और कंसल्टेंट्स से गाइडेंस ली और यह पता चला कि क्यों ना हम वर्कर्स की वेजेस बढ़ा दें और उसके अलावा उनको बोनस भी ऑफर कर दें। अगर कंसल्टेंट की इन सजेशंस पे हमने आगे काम किया तो उससे चेंजेस क्या होंगी, ये पॉइंट 1 2 3 4 बताए हुए हैं। द कंसल्टेंट इज ऑफ द व्यू दैट फॉलोइंग एफिशिएंसीज कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय इंट्रोड्यूसिंग द अबव चेंज। कौन सी अबव चेंज? जो इससे ऊपर 2 बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं कि वेज पॉलिसी रिवाइज करनी है। कैसे? एक तो वेज रेट बढ़ा देना है, दूसरा जो अच्छा काम करेंगे उनको बोनस देना है। कंसल्टेंट को लगता है कि अगर ऐसा किया तो इससे फॉलोइंग फायदे होंगे। अब वो फॉलोइंग फायदे बताता हूं एक एक करके। रिक्वायर्ड, डिटरमिन वेदर इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द कंपनी टू अडॉप्ट द वेज प्लान रिकमेंडेड। तो इसमें डिसीजन मेकिंग क्या है कि हमें रिवाइज्ड वेज प्लान के मुताबिक कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो कैसे पता कि वो बेहतर है कि नहीं? हाँ, उसको एग्जिस्टिंग से कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग का डाटा भी है तो एग्जिस्टिंग से कंपेयर करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहां पर कोई चीज बना के बेचने के फायदों की बात नहीं हो रही, बनाने के खर्चों की बात हो रही है। तो खर्चे कंपेयर हो रहे होंगे, कौन सी ऑप्शन बेहतर होगी जिसमें खर्चा कम आ रहा, ये सवाल की अप्रोच। ओके, तो अब रह गया मसला कि अब हमने इसमें कैलकुलेट करना क्या क्या है, उस पर सोच लेते हैं। ढांचा सवाल का ये बन गया कि हमने एग्जिस्टिंग के ऊपर सारी कैलकुलेशंस करनी है और फिर रिवाइज्ड के ऊपर सारी कैलकुलेशंस करनी है। अच्छा, सवाल में कहीं ये बताया कि हम ये यूनिट बेचते कितने का है? क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये डिस्कशन रेलेवेंट ही नहीं है। बात तो सिर्फ इतनी हो रही है कि वर्कर्स की वेज क्या रखें, जितने का बेचते थे उतने का ही बेच लेंगे। ये तो डिस्कशन रेलेवेंट नहीं थी, इसलिए बताया भी नहीं। अगर एग्जिस्टिंग जैसे चल रहा है वैसे ही चलें तो टोटल कितना खर्चा हुआ करेगा? सिर्फ लेबर कॉस्ट लेंगे इसमें कि मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स, बाकी सब भी लेने चाहिए? बाकी सब भी इसलिए लेने चाहिए क्योंकि आप लास्ट पॉइंट 1 2 3 4 पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा कि मटेरियल में भी चेंज आ जानी है, ओवरहेड्स में भी चेंज आ जानी है। इसलिए हमें इन सब को कंसीडर करना पड़ेगा। जो जो कुछ अफेक्ट होगा वो सब रेलिवेंट है। ये बेसिक असूल है हमारी डिसीजन मेकिंग से। जो जो आइटम भी अफेक्ट होगी वो रेलिवेंट है। तो हमें एग्जिस्टिंग के मुताबिक मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं और रिवाइज के मुताबिक मटीरियल, लेबर, ओवरहेड्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, एग्जिस्टिंग, इसमें एक तो लॉसेस वाला पॉइंट एक नया बताना है इसमें। मैंने इससे पहले कभी सवालों में इस तरह आया नहीं था, तो इस सवाल से सिखाता हूं एक लॉस वाली बात। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 बिल्कुल एंड पे, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन
इंप्रूव हो जाएगी, और जो हम बनाते थे और वो खराब होते थे वो बेहतर हो जाएंगे। पहले कितने खराब होते थे, अब 3 होंगे, इसका मतलब खराब होते थे। तो ये जो ऊपर सबसे टेबल के नीचे एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट इज 1 लाख लिखी हुई है, तो हम 1 लाख बनाते थे या ज्यादा बनाते होंगे? ज्यादा बनाते होंगे। क्यों ज्यादा बनाते होंगे? क्योंकि 4% रिजेक्ट हो जाते थे। तो खर्चा मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का किन पे आएगा, 1 लाख पे या जितने बनाते थे? तो पहले तो ये निकालने के हम बनाते कितने थे। हम बनाते थे, ये रुपीज नहीं है सॉरी, हम बनाते थे 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.96। क्यों? क्योंकि 4% रिजेक्ट होते थे तो 1 लाख फिर फाइनली हम बेचते थे। तो हम बनाते थे कितने, 104,167। हम इतने यूनिट्स, अगर हमने वेज प्लान रिवाइज ना किया तो हर साल हम इतने यूनिट्स बनाया करते हैं, आगे भी इतने बनाएंगे। ये 0.96 से डिवाइड करने वाली बात आई समझ? देखें 1 लाख यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 4% रिजेक्ट होते हैं, बनते होंगे रिजेक्ट हो जाते होंगे, तो बनाने पे खर्चा तो करना पड़ता होगा ना, तो इसलिए हमें ज्यादा बनाने पड़ते होंगे। ये वो हमने 104 निकाले हैं जितने बनाने पड़ते होंगे। नहीं, कुछ समझ नहीं आई तो नहीं समझ आया ना, तो पूछो ना, नहीं समझ आया तो। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हम किया करते हैं उनमें से 4% रिजेक्ट हो जाते हैं, रिजेक्ट। तो फिर अगर हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख है तो हम 1 लाख बनाया करें और 4 जाया होकर 96 बेच दिया करें। हाँ जी, ज्यादा बनाएं ताकि रिजेक्ट होके हमारी रिक्वायरमेंट 1 लाख है। देखें प्रोडक्शन वालों को कहा मैनेजमेंट ने 1 लाख यूनिट्स बना के लाके दो, हमें 1 लाख यूनिट्स चाहिए, और प्रोडक्शन वालों ने बनाए और उनमें से हमने 4 रिजेक्ट कर दिए, तो फिर 1 लाख तो नहीं ना हमें मिले। हमें 1 लाख चाहिए तो वो ज्यादा बना के लाएंगे ताकि रिजेक्ट हो भी जाए तो बाकी 1 लाख बच जाए। तो कितने ज्यादा बनाएंगे? 4% ज्यादा नहीं बनाएंगे। 4% किस में से रिजेक्ट हुआ करेंगे? जितने वो 1 लाख में से नहीं, वो जितने बना के हमारे पास लाएंगे उनमें से 4% हम रिजेक्ट कर देंगे। ये कहां लिखा है उनमें से 4%? भाई लॉजिकल बात है, जितने प्रोडक्शन वाले बना के देंगे तो उनमें से 4% रिजेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद 1 लाख बचते हैं। बस ये चाहिए हमें। एनुअल रिक्वायरमेंट ही 1 लाख की है, तो इतने यूनिट्स हम हर साल बनाया करते हैं। अब इतने यूनिट्स बनाने में खर्चा क्या क्या होता है, मैं एग्जिस्टिंग वेज प्लान की कैलकुलेशन कर रहा हूं। जो खर्चा होता है उसकी बात कर रहे हैं, क्या क्या खर्चा होता है। ये सबसे ऊपर टेबल में नजर आ रहा है, क्या क्या जी? 200 रुपए मटीरियल लगता है, 250 रुपए लेबर और 150 रुपए के वेरिएबल ओवरहेड लगते हैं। यानी 1 यूनिट मैन्युफैक्चर करना हमें 600 रुपए का कॉस्ट करता है। तो अब भी उतना ही करेगा कि नहीं? तो हाँ उतना ही करेगा। तो एक तो हमें इस पे प्रोडक्शन की कॉस्ट पड़ेगी 600 रुपए इंटू 625,002। अगर एग्जिस्टिंग प्लान को चलने दिया तो मटेरियल लेबर ओवरहेड सब मिला के इतने खर्चे होंगे। जी जी, अच्छा एक सवाल है और भी किसी को हो सकता है। ये जो पहला टेबल लिखा हुआ है कि 1 यूनिट बनाने के लिए ये 5 किलो मटेरियल और इतने रुपए लगते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम ये बात पढ़ चुके हैं कि किसी यूनिट को बनाने में जो मटेरियल लगता है वो इनपुट है या लॉस के बाद जो बाकी बच जाता है वो है इनपुट है। तो ये जो 5 किलो लगते हैं मतलब 5 किलो लगते हैं। नीचे 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि पॉइंट नंबर 1
रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स वेस्टेज ऑफ 7%, तो इसमें मजीद 7% और लेना चाहिए। फिर बस इसमें से जाया होता है तो होता है, लगता 5 किलो है तो 5 किलो लगता है। इसका क्या करना है फिर वो भी रिवाइज में आके बताता हूं। सवाल ये था कि मटेरियल कॉस्ट जो ऊपर टेबल में दी हुई है, क्या उसमें ये 7% वेस्टेज भी सवाल पड़ा है? ये जो आखिर में 4 पॉइंट्स हैं उनमें पहले बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है, पहले पॉइंट नंबर 1 के अंदर, कि रॉ मटेरियल 7% वेस्ट भी होता है, तो 5 kg के अलावा मजीद वेस्ट होता है। बस 5 kg इंक्लूडेड है, रॉ मटेरियल इनपुट पर यूनिट इंक्लूड्स, तो इंक्लूड्स क्या करूं उसका? कुछ भी नहीं। और अभी एग्जिस्टिंग क्या क्या होता है, अभी इस वक्त एग्जिस्टिंग और क्या क्या होता है, फिर रिवाइज पे चलते हैं ना, एग्जिस्टिंग अभी क्या क्या होता है। और इस वक्त पूरे सवाल में एग्जिस्टिंग क्या है जो होता है, जरूरी नहीं कि आप खर्चों को ही ढूंढें, और कोई एग्जिस्टिंग काम जो इस वक्त होता है जो भी सवाल के अंदर है। क्या रिजेक्शन? आगे उसको बेचते हैं, ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, रिजेक्टेड यूनिट्स आर सोल्ड फॉर 150 ईच। तो हमें रिजेक्शन को बेच के अच्छा, कितने यूनिट्स रिजेक्ट होते हैं अभी? किसका? 4%। और वो 4% लिए बगैर ही नजर आ रहा है कि वो 4167 है, क्योंकि 1 लाख बचेंगे तो मतलब 4167 रिजेक्ट हो जाएंगे। कितने का बेचते हैं? 150। 625050 बस। अच्छा ठीक। सिक्स 1875। अगर एग्जिस्टिंग जैसे मामला चल रहे हैं वैसे ही चलते रहें तो हमें इतने रुपए की कॉस्ट नेट पड़ेगी 1 लाख यूनिट्स अच्छे बनाने के लिए। ये बात समझ आई है तो फिर आगे अगली बात आएगी। अगर यहीं पे भी रुके हुए हैं तो फिर मैं एग्जिस्टिंग अगर जो वेज प्लान चल रहा है वैसे ही चलता रहे तो हमें 1 लाख यूनिट्स अच्छे वाले हासिल करना इतना कॉस्ट करेगा। लेकिन अगर हम वेज प्लान कर दें रिवाइज, तो क्या क्या होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब उतने रहेंगे, तो फिर अब मैं 600 रुपए यूज नहीं कर सकता। अब मुझे मटेरियल अलग, लेबर अलग और ओवरहेड अलग यूज करने पड़ेंगे। और उससे भी पहले प्रोडक्शन भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन चेंज हो जानी है। तो अब अगर हमने सब बेहतर कर लिया, नहीं बेहतर नहीं, रिवाइज कर लिया, तो अब प्रोडक्शन हुआ करेगी 1,97,103,9। अब हम इतने बनाया करेंगे। इतने बनाने के लिए खर्चे क्या क्या हुआ करेंगे? चले मटेरियल की एक बात समझिएगा। इस सवाल पे आता हूं वापस। एक और बात समझिए, ये मैं आपको ना एक चीज समझाने लगा हूं, ये अगले कई सवालों में काम आनी है। बात याद रखिएगा जो बताने लगा हूं, ये कई सवालों में चीज काम आएगी। मटेरियल के हवाले से एक चीज सिखाने लगा हूं, पहले एक बार समझ लीजिए, फिर इसका जो भी आपने कंक्लूजन बना के लिखना हो, लेकिन लिखना जरूर।
ये मल्टीपल सवालों में काम आएगी बात। पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। अगर एक प्रोसेस में लॉस होता है 10% और इस प्रोसेस में 10 kg मटेरियल इन होता है और 10% चूंकि लॉस होना है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कितने किलो का होता है? 9 kg का। ये चलो आटे का बैग है, 9 किलो वाला थैला हम बेचते हैं। अगर ये बिजनेस अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव कर ले और उस इंप्रूवमेंट का रिजल्ट ये निकले, मशीनें बेहतर हो जाएं, कि अब से लॉस जो पहले 10% होता था अब 6% हुआ करेगा। दोबारा देखिए, 10 किलो इनपुट होता था, 10% लॉस था, तो जो प्रोडक्ट था वो 9 किलो वजन का बनता था। अगर हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव कर लें और लॉस जो पहले 10% होता था अब 6% हुआ करेगा, तो चूंकि अब लॉस कम हो रहा है तो इसी खुशी में कस्टमर को भारी बोरी बना के बेचा करेंगे। है, उसको हम 9 किलो का थैला देते थे, 9.5 किलो का कर दें। फिर प्रोडक्ट हम अब भी उसको 9 किलो वाला ही बेचेंगे, क्योंकि इस प्रोडक्ट की पहचान ही यही है। हम बेचते ही 9 किलो वजन वाला प्रोडक्ट है। तो अब अगर प्रोडक्शन इंप्रूव हो रही है तो क्या करें? प्रोडक्ट का साइज बढ़ा के उनको ज्यादा महंगा, ज्यादा बेचना शुरू कर दें। ये तो वही 9 किलो का ही रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा? इनपुट कम हो जाएगा। इनपुट कितना हो जाएगा? कैसे? ठीक है, शाबाश। ये 6% के बाद है ना, वापस आना है तो क्या करें? डिवाइडेड बाय 0.94, डिवाइडेड बाय 0.94। 9 kg डिवाइडेड बाय 0.94 करेंगे तो नया इनपुट निकलेगा 9.57 kg। ये वाली बात बताइए, आई समझ के नहीं? अगर प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव हो गया, अच्छा वो नसीहतों में सवाल पूरा नहीं हो सका, होमवर्क नहीं है। ये सवाल मैं पूरा करूंगा तो फिर होमवर्क है, ये तो मैं भी बात ही नहीं कर सका, होमवर्क कैसे होगी? ये मैं कल सवाल पूरा करूंगा, ये बात बस सुन लें। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव होगा और लॉस बेहतर हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आउटपुट चेंज करके प्रोडक्ट डिफरेंट किस्म का बेचना शुरू कर देंगे। क्या फर्क पड़ेगा? इनपुट चेंज हो जाएगा। और ये नया इनपुट कैसे निकाला? इस 9 को 0.94 से क्रॉस कर लिया। ये बात पक्की बात आई समझ? अच्छा, अब मैं आपको अगर ये 9 किलो नहीं बता रहा, 10 किलो बताया है, 10%, 6% बताया है, नया इनपुट कैसे निकालूं? नहीं बताया 9 किलो। यहां से पहले यहां आए, फिर वापस जाएं, यानी रिवाइज्ड इनपुट कैसे निकलेगा? 10 kg से पहले और अब ये रिवाइज इनपुट निकलेगा। ये मल्टीपल सवालों में होगा, ये बात दोबारा सुनिए। आपको जो मटेरियल का इनपुट बताया हुआ है, अगर हम कुछ स्टेप्स लें और प्रोडक्शन लॉसेस चेंज हो जाएं, तो उसके असरात ये नहीं पड़ेंगे कि आउटपुट हम प्रोडक्ट बदल देंगे, उसके असरात ये पड़ेंगे कि अब इनपुट डिफरेंट हुआ करेगा। और वो रिवाइज इनपुट कैसे निकलेगा? पुराना वाला इनपुट से पहले यहां पहुंचेंगे, फिर वापस जाएंगे। और अगर मैं यहां 7% और यहां 3% कर दूं तो नहीं, 7% और 4% कर दूं तो 7%, 4%, 7%, 4%, 7%, तो पहले ऊपर 0.93 और नीचे 4% कर दूं तो डिवाइडेड बाय 0.96। नहीं, हम बात ही 1 यूनिट की कर रहे हैं, हम 1 यूनिट की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल किसी के ध्यान में आ सकता है कि लॉस कम होगा तो प्रोडक्ट के टोटल यूनिट्स ज्यादा बन जाएंगे। मैं सब टोटल यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोडक्ट के 1 यूनिट का रिलेशन बता रहा हूं कि प्रोडक्ट का 1 यूनिट जो 9 किलो वजन का होता है, उसके लिए पहले हमें 10 किलो मटेरियल डालना पड़ता था, अब वो कम हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि टोटल ज्यादा यूनिट्स बन जाएंगे, मैं एक प्रोडक्ट का रिलेशन बता रहा हूं। इसका कंक्लूजन पहले ये समझें कि अगर आपको एक प्रोडक्ट के साथ मटेरियल इनपुट का एक रिलेशन है कि इतने किलो मटेरियल, तो वो एक पुराना इनपुट है। अब अगर प्रोडक्शन लॉस बेहतर हो जाएगा तो प्रोडक्ट का साइज तो हम उतना ही रखेंगे,
इनपुट रिवाइज हो जाएगा। ये इस सारी मिसाल से समझाया है मैंने, तो आप इस मिसाल को बिल्कुल नोट करिए और ये मल्टीपल सवालों में इस्तेमाल होना है। मैं बाकी सवाल को कल पूरा करता हूं, फिर उसके बाद ये होमवर्क होगा जो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।